अगर किसी व्यक्ति को बचपन से ही जहर की छोटी छोटी खुराकें दी जाएं, तो वह धीरे धीरे उसकी आदत डाल लेता है। वह उस जहर को अपने अंदर समाहित कर लेता है और जब समय आता है तो उसे बाहर निकाल सकता है। नताशा ने भी अपने दिल में कई सालों से कुछ घाव दबाए हुए थे। सही मौके का इंतजार कर रही थी और आखिरकार उसे अपना बदला लेने का मौका मिल ही गया। शादी का माहौल घर में रौनक ला चुका था। आयुष और उसका पूरा परिवार है। लेकिन ये लंबे समय में हमारे लिए सबसे अच्छा फैसला है। हमारे दोस्ती के लिए भी ये बेहतर होगा। जब हम दोनों ने प्यार किया था तो अलग होने का फैसला सिर्फ तुम्हारा नहीं हो सकता। याद रखना, तुम्हें भी कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। इसके पहले कि नताशा और कुछ कह पाती, उसने देखा कि उसके पिता ने व्हील चेयर पर बैठे हुए सब कुछ सुन लिया था। बिना कुछ कहे आयुष वहां से चला गया और कभी लौटकर नहीं आया। उन दिनों लोग अपने जज्बातों को जाहिर नहीं करते थे, बस दबा लेते थे। आयुष ने नताशा को भुला दिया था और आगे बढ़ चुका था। लेकिन इतने सालों बाद अचानक पूरे घर का माहौल बदल गया। जब आयुष को होश आया तो टैटू के बारे में पूछा। नैना ने जवाब दिया, ये निशान मुझे बचपन से है। मुझे अक्सर सपने में सांप दिखाई देते थे। मेरे पिता ने एक गुरु से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे कालसर्प दोष है, जिसका मतलब था कि मेरा जीवन लंबा नहीं होगा। मेरे पिता डर गए थे, लेकिन गुरु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह मुझे ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे उनके साथ रहना होगा। और उस दिन के बाद से मैं उनके आश्रम में ही रहने लगी। गुरु ने मुझ पर कई तांत्रिक क्रियाएं की, मुझे जहर पिलाया और फिर गर्म लोहे से मेरी पीठ पर यह निशान बना दिया, ये कहते हुए कि एक दिन सब कुछ मुझे याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा? उन्होंने मेरी आत्मा को जहर पीने वाली नागिन में बदल दिया था। आयुष, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैंने नताशा का दिया हुआ इत्र इस्तेमाल किया और उसी के कारण मेरे भीतर की नागिन जाग गई। अब मुझे नहीं पता कि मैं किसे और कब नुकसान पहुंचा सकती हूँ। आयुष को नैना की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अनीस को सारी बातें बताई। अनीस ने गंभीरता से सुनने के बाद कहा, हर जहर का कोई न कोई एंटीडोट होता है। नताशा के पास जरूर इस श्राप का समाधान होगा। हमें उसे ढूंढना होगा। अनीस अक्सर उस अस्पताल में जाता था जहां नताशा के पिता का इलाज चल रहा था।
मैं आज उनसे मिलने जाऊंगा। तब तक तुम यहाँ भाभी के साथ रहो और उनका ख्याल रखो। इतना कहकर अनीस तुरंत अस्पताल के लिए निकल गया। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचा, वह उसी कमरे में गया जहां वह आखिरी बार नताशा के पिता से मिला था। कमरा नंबर 1। कमरे में केवल एक मध्यम टिमटिमाती हुई रोशनी जल रही थी और नताशा के पिता व्हील चेयर पर बैठे खिड़की से बाहर काले तूफानी आसमान को देख रहे थे। अंकल, मुझे पता है कि आप दोनों मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैंने पिछली बातों को पीछे छोड़ दिया है। बेहतर होगा कि आप नताशा को समझाएं कि वह हमारी जिंदगी से दूर हो जाए। बिना सिर घुमाए नताशा के पिता ने जवाब दिया, वह तुमसे दूर नहीं है, बल्कि तुम्हारे करीब आ रही है। अनीस ये देखकर हैरान रह गया कि नताशा के पिता उठ खड़े हुए। अचानक बाहर बिजली कड़कने लगी और वह अब अनीस के ठीक सामने खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। जो दर्द तुमने मेरी बेटी को दिया है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, वह गरजे।